बच्चों, आज हम लोग प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। प्रियम्बल या उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। अगर हम इसका अध्ययन करना शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि संविधान क्या है। अब तक मैंने अनेकों बार संविधान की व्याख्या की है, लेकिन यहाँ मैंने आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि संविधान क्या है। तो आप कहोगे कि सर, किसी देश की मूल विधि है, किसी देश की मूल विधि है, फंडामेंटल ये एक्ट है। ये अब प्रश्न आता है कि संविधान किसी देश की मूल विधि है तो प्रस्तावना क्या है। आप कहेंगे मूल विधि का दर्शन है, मतलब मूल विधि है संविधान। तो इस मूल विधि का दर्शन क्या है। आप कहोगे कि सर प्रस्तावना है। क्लियर। और इस यही कारण है कि के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में। कहा कि यह हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है, राजनीतिक कुंडली है। ये चीजें उन्होंने कहा। ठीक है। अब ये जो प्रस्तावना हमारे संविधान में आई, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास हम जान लेते हैं। देखिए, ये डेट आपको याद है 13 जनवरी 1946 है। और 13 जनवरी 1946 को क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी हैं, जवाहरलाल नेहरू ने हमारी संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को रखा था। मतलब 13 जनवरी 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को रखा था। ठीक है। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी को पारित कर दिया था। 1946 को इसे पारित कर दिया था। क्लियर। अब हमने देखा कि हमारी संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान में हमारी प्रस्तावना को स्वीकार लिया गया है। ठीक है। मतलब प्रस्तावना क्या है बच्चों। तो आप कहेंगे सर प्रस्तावना हमारा दर्शन है, प्रस्तावना हमारे संविधान का उद्देश्य बताता है। ठीक है। अब ये देखिए, 42वें जो संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा क्या संशोधन किया गया प्रस्तावना में। मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में क्या नई चीज जोड़ी गई, क्या नया चीज लाया गया। तो आप ये कहोगे कि सर 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में लाया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा ही लाया जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी जाती हैं। 3 चीजें ये जोड़ी जा रही हैं। कौन सी 3 चीजें जोड़ी जा रही हैं। एक तो है समाजवाद, ठीक है। दूसरा जोड़ा जा रहा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या जोड़ा जा रहा है, अखंडता। ये 3 शब्द हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1946 के द्वारा हमारे संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है। अब प्रस्तावना में लिखा क्या गया है। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों शब्दों को जोड़ दें तो हमारी प्रस्तावना क्या हो जाती है, जरा ये देखिए आप। देखिए, प्रस्तावना का लेख, आप थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिएगा। प्रस्तावना का लेख क्या है।
तो बच्चों जो प्रस्तावना का लेख है या प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग। क्लियर? अब हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है अभी हम बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण क्या बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुता संपन्न कामा समाजवादी कामा पंथ निरपेक्ष ठीक कामा लोक तंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्लियर? समझ गए आप? तथा यहां से कर देते हैं तथा फिर सभी नागरिकों को क्या देना चाहते हैं आप? 3 न्याय देना चाहते हैं। अभी हम व्याख्या करेंगे। 5 स्वतंत्रता देना चाहते हैं। फिर 2 समता देना चाहते हैं। 2 समता देना चाहते हैं। ठीक है? तथा ठीक है, क्यों देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चितता के लिए। ठीक है? 2 समता देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं भैया? तो आप कहेंगे ताकि सभी व्यक्तियों की गरिमा और क्या, राष्ट्रीय एकता अखंडता, ठीक है ना? तो सभी व्यक्तियों की क्या, राष्ट्रीय एकता गरिमा, सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली ठीक बच्चों, बंधुता बढ़ाने के लिए ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख क्या है? 26 नवंबर 1900, यहां लिख देते हैं 1949। क्लियर? इसी को हिंदी में लिख लीजिए आप। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी। मिति ब्रैकेट में कर देते हैं, मिति मार्ग शीर्ष, ठीक है, क्या कर रहा है? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं। ठीक, और क्या कर रहे हैं?
अधिनियमित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे आत्म अर्पित करते हैं। बस। तो आप अगर इसे पढ़ें, फिर से हम बताते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्या लेख है, क्या लिखा गया है। कह रहा है हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोग, ठीक, भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्लियर, प्रस्तावना का विधान कर रहे हैं। ये लिखा नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। लिखा तो बस इतना ही है, फिर ये चीजें लिखा है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्यों आई है? तो प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न बनाने के लिए लाई गई है, बताती है। समाजवादी स्वरूप बताता है, पंथ निरपेक्षता बताती है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है, ठीक है। फिर कहता है कि हमने प्रस्तावना या अपने संविधान के द्वारा हम क्या लाना चाहते हैं, मतलब हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य कहाँ लिखा गया है, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। उसका दर्शन कहाँ लिखा गया, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रस्तावना कहती है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को, इस देश के समस्त नागरिकों को 3 न्याय देगी। कितना न्याय देगी? 3 न्याय देगी। कौन 3 न्याय देगी? आप कहोगे कि सर ठीक है, एक न्याय होगा सामाजिक, दूसरा न्याय क्या होगा आर्थिक, और तीसरा न्याय क्या होगा राजनीतिक। मतलब आप कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने के लिए, क्लियर, हमारा संविधान बनता है, ठीक है। 5 स्वतंत्रता देता है। 5 स्वतंत्रता में क्या क्या आती है? एक तो आप विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन देता है 5 स्वतंत्रता में? तो आप कहोगे कि सर एक तो विचार की देता है, ठीक है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की देता है, और क्या देता है? तो आप कहोगे कि सर विश्वास 3 हो गया, धर्म, ठीक है, और उपासना। उपासना ये आपको 5 स्वतंत्रता भी देता है हमारा संविधान। 2 समता देता है। क्या समता देता है? प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है। 2 समता क्या है? आप कहेंगे प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है और सबको विकास का अवसर देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यह देता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब हमारा लेख क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने के लिए। फिर कह रहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम संविधान सभा के लोग या भारत के लोग,
ठीक है, संविधान सभा के लोग नहीं, भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949, हमने नहीं लिखा, आपको लिखना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। क्लियर? लेकिन अब हमको इसकी व्याख्या करना होगा, ठीक है, हमें इसके बारे में जानना होगा, ठीक है, ये हमको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे उठाया जाता है। पहली चीज तो हम लोग ऊपर वाली ही बातें पहले कंप्लीट कर लें। तो देखिए, कह रहा हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहली बात आप याद रखिएगा कि ये हम भारत के लोग, यह हमारे संविधान सभा में कहाँ से लिया गया है। आप कहेंगे सर यूएसए से लिया गया है, यह यूएसए से प्रेरित है, ठीक है। क्या बताता है ये कि भारत का संविधान भारत की जनता और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित है। हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है, तो हम आपको पहले बता दें कि हम भारत के लोग कहने का कि जो प्रेरणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है। आप कहेंगे यह हमने, ठीक है, यूएसए से लिया है। और इसका मतलब क्या होता है कि भारत का संविधान भारत की जनता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है। फिर कह रहा है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत देश अपनी नीतियों के निर्धारण के लिए किसी आंतरिक और किसी बाह्य शक्ति से प्रेरित या प्रभावित नहीं है। उसमें कोई आंतरिक या बाह्य शक्ति हमारी प्रभुता को खंडित नहीं कर सकती। क्लियर? फिर कह रहा है समाजवादी। तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है? तो यहां आप याद रखिएगा समाजवादी का अर्थ क्या होता है। बच्चों, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की क्या परिभाषा दी है? तो समाजवाद की परिभाषा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके से दिया है। एक, धन का केंद्रीकरण न होने दे। धन का आप क्या करिए, कहीं किसी भी स्थिति में आप उसका केंद्रीकरण न होने दीजिए। ठीक है, क्लियर? और देश के जो भी संसाधन हैं, ठीक है, देश के जो संसाधन हैं इसका जनहित में प्रयोग होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर पंथ निरपेक्ष का मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि देखिए, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ की जनता का पंथ होगा और भारत देश की सरकार, ठीक है, हर धर्म के विकास के लिए समान रूप से कार्य करेगी। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि धर्म आपका निजी प्रश्न है। ठीक है, ये है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, और जैसा कि आपने जाना है कि यह 42वें संवैधानिक संशोधन से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है? ठीक है, लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब ये है कि जो राज्य की शक्ति है, राज्य की शक्ति, ये राज्य की शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष संस्था में निहित नहीं है।
ठीक है। फिर एक बात आता है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि सर राजनीतिक लोकतंत्र कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जनता है उसमें सबको क्या है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। अपने राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है? आप कहेंगे कि सर जनता के हितों की रक्षा के लिए उसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध होते हैं? आप कहेंगे सर ये व्यक्ति को दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, ठीक है ना। अब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होता है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या आपने समझा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र आप देख रहे हैं कितने प्रकार का हो गया? राजनीतिक लोकतंत्र 1, सामाजिक लोकतंत्र 2, आर्थिक लोकतंत्र 3। तो राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का विधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का निर्देश दिया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? आप कहेंगे सर राज्यों से एक आशा है कि राज्य अपने संसाधनों से जनहित की पूर्ति करेगा, ठीक है। अब एक वर्ड और आता है गणराज्य, ठीक है, आखिरी जो कि आपको जानना है। तो गणराज्य का मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब है कि राज्य का जो अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। मतलब गणराज्य कहने का मतलब है कि जो राज्याध्यक्ष होगा यह वंशानुगत नहीं होगा, अपितु भारत राज्य का कोई भी गण मतलब व्यक्ति राज्याध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। और अब आपने समझ लिया गणराज्य क्या है, जहां पर राज्याध्यक्ष वंशानुगत न हो, अपितु गण का अर्थात अपितु राज्य का कोई भी व्यक्ति, गण व्यक्ति मतलब गण, ठीक है, गण व्यक्ति, राज्य का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, राज्याध्यक्ष बन सकता है, ठीक है ना। यहां वंशानुगतता नहीं है, ठीक है। अब न्याय की बात कर रहा है, ये कौन सा न्याय देना चाहता है? तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? भारतीय संविधान में उल्लेखित है जो सामाजिक न्याय, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना ही सामाजिक न्याय है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा या आप कह सकते हो किसी प्रकार का विभेदीकरण न करना ही सामाजिक न्याय है, ठीक है। और आर्थिक न्याय पूछा जाए क्या है? आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों आप कहते ना, ठीक है, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ही सामाजिक न्याय है। व्यक्ति की, बहुत आसान होने बताया, व्यक्ति की, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना ही क्या है? यही आर्थिक न्याय है, ठीक है। और अब हमें याद रखना होगा कि इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 39 का या अनुच्छेद 39 का प्रयोग किया गया है। और इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए सभी को क्या होगा? सभी को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा है कि अगर परिस्थिति समान है तो सभी को समान रूप से बढ़ने का अवसर भी दिया जाएगा। लेकिन अगर परिस्थिति असमान है तो सबको समान कैसे किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। और अब आइए देखते हैं राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय, तो बच्चों राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं?
तो आप कहोगे कि सर हर व्यक्ति को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को, हर व्यक्ति को नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, यही राजनीतिक न्याय है। ठीक है, और स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तो आप कहोगे कि सर स्वतंत्रता से बस इतना सा मतलब है, ठीक है, कि सभी को विचार और अभिव्यक्ति तथा धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। 25 से लेकर के 28 तक का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्लियर? और आप जरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए। तो देखिए, इसमें आप लिख लें कि अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा है। तो आप कह दीजिएगा कि अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना के संदर्भ में कहा कि यह हमारे संविधान की कुंजी है। क्या है ये प्रस्तावना? क्या है? तो अर्नेस्ट वार्कर कह रहे हैं कि संविधान की कुंजी है। ठीक है, और गजेंद्र गढ़कर चीफ जस्टिस रहे हैं, ये चीफ जस्टिस भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो गजेंद्र गढ़कर सर का क्या कहना है? ठीक है, इन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान का बुनियादी दर्शन है। ठीक है, हमारे संविधान का बुनियादी दर्शन है क्या? प्रस्तावना। ठीक है, अब यहां हमको याद रखना है कि हमारी प्रस्तावना ठीक है, हमें 3 बातों को सूचित करती है, 3 बातों की सूचना देती है। ठीक है, क्या क्या 3 बातें हैं? ठीक है, एक तो हमारी प्रस्तावना बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, हमारे संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना से जानकारी मिलती है, और यह जानकारी मिलती है कि हमारी संवैधानिक शक्ति का स्रोत हमारी जनता है। ठीक है, अब ये भी जानकारी मिलती है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, या शासन व्यवस्था कैसी है। तो आप जानते ही हो कि शासन व्यवस्था हमारे यहाँ कैसी है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और ये बताती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, संविधान का उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, हमारे संविधान का उद्देश्य है जनहित को पूर्ति करना। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में क्या संसद संशोधन कर सकती है? प्रस्तावना में संसद क्या संशोधन कर सकती है? आप कहेंगे यस सर, कर सकती है, लेकिन कितना कर सकती है? जिससे प्रस्तावना की मूल भावना ठीक है प्रभावित ना हो। मतलब हमारी संसद क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? आप कहेंगे सर उतना ही परिवर्तन कर सकती है जितना कि उसकी मूल भावनाओं में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, और संविधान में अगर आप संशोधन कर रहे हैं, शेष आर्टिकल में संशोधन कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वह संशोधन प्रस्तावना के विरुद्ध में न हो, प्रस्तावना की भावनाओं का विरोधी न हो। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या अंग नहीं है? ठीक है, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? क्लियर? तो अब यहां पर आइए देखते हैं। ये देखिए, पहले हम क्या बात करेंगे। ठीक है, नहीं है, मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पहले हम यह बात कहेंगे कि नहीं है। ये कौन कौन कहता है? तो आप कहोगे सर 1960 में एक केस आया था। वह केस क्या था? बेरुवारी केस।
बेरुवारी केस। और बेरुवारी केस में, ठीक है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। 1960 के बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। और फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। मतलब बेरुवारी केस और जस्टिस चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। लेकिन कहाँ लिखा गया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है? अब आप ये देखिए कि कौन कौन लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। एक 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तो 1973 में केशवानंद बनाम भारती राज्य में क्या कहा गया है, ठीक है। आप कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। बेरुवारी केस में कहा कि नहीं है, चंद्रचूड़ सर ने कहा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर एक और डेट आती है, 1993 की बात आती है। 1993 में एसआर बोमई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, एसआर बोमई केस। और एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, ठीक है। और प्रसिद्ध जस्टिस, ठीक है, कौन है? N.A. पालकीवाला। अरे वकील थे, न्यायविद थे, बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ थे, पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान का अनिवार्य अंग है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, ठीक है। तो ये था बच्चों प्रस्तावना, ठीक है। और आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो आपको हम पुनः मैटर को एक समअप कर दे रहे हैं, ठीक है, कि प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये हमारे संविधान का दर्शन है, ठीक है, संविधान का दर्शन है। किसी भी देश की जो संविधान होता है उसकी जो प्रस्तावना आती है वह उसके संविधान का दर्शन होती है, ठीक है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश हो। अब इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, के.एम. मुंशी वाला। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि एक राजनीतिक कुंडली है, ठीक है। फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को हमारी संविधान सभा में किसने रखा था, तो आप कह देना कि सर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। फिर कह दिएगा 1976 में जो 42वां संवैधानिक संशोधन आता है, उस संशोधन के द्वारा क्या चीज़ जोड़ी जाती है, तो आप कहोगे कि सर 3 चीज़ें जोड़ी जाती हैं। एक तो समाजवाद जोड़ा जाता है, दूसरा पंथ निरपेक्षता जोड़ी जाती है, और अखंडता जोड़ी जाती है, मतलब सेकुलर, ठीक है, और सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। फिर ये कितनी प्रकार के न्याय की बात करता है, आप कहेंगे कि सर हमारी प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, आप कहेंगे कि सर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितनी प्रकार की समता की बात करता है, 2 प्रकार की समता की बात कहता है। फिर आप ये याद रखना कि अर्नेस्ट बार्कर सर ने क्या कहा था, अर्नेस्ट बार्कर सर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की कुंजी है, ठीक है। गजेंद्र गढ़कर सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर ये हमारा बुनियादी दर्शन है, प्रस्तावना हमारे संविधान का बुनियादी दर्शन है। और प्रस्तावना से क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, देखिए 3 चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहली चीज़ हमारी जो संविधान की शक्ति है, ठीक है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है। दूसरी जानकारी मिलती है कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, और तीसरी जानकारी मिलती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अब बच्चों एक चीज़ आता है कि क्या हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो आप कह देना कि सर कर सकती है, लेकिन सर उसी सीमा तक कर सकती है जिस सीमा तक हमारी प्रस्तावना की भावनाएं आहत न हों,
उसकी मूल भावना अगर आहत होती है, ठीक है, तो वह संशोधन उसी सीमा तक अवैध होगा जितना कि उसने हमारी प्रस्तावना की मूल भावना को आघात किया है। ठीक है, फिर अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या मतलब हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर 1960 की बेरुवारी केस में, ठीक है, क्या कहा गया कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि यह हमारी प्रस्तावना का अंग हमारे संविधान का अंग नहीं है। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का अंग किसने माना सबसे पहली बार? तो आप कहेंगे कि सर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, फिर 1993 में, ठीक है, 20 साल बाद आप देखेंगे तो 93 आएगा। 93 में यह सार्वभौमिक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। फिर ननी पालकीवाला जो कि एक बड़े जुरिस्ट हैं, उनका कहना है कि यह हमारे संविधान का अनिवार्य अंग है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो आप कहेंगे यस सर, कर सकती है। ठीक है, अब फिर पूछा जाए कितना कर सकती है, तो आप कहेंगे सर आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर। और अब हमसे पूछा जाता है, हम भारत के लोग का ये विचार कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे कि सर यूएसए से लिया गया है। क्या मतलब है इसका? ठीक है, कि जो संविधान की शक्ति है या संविधान है, उसका निर्माण भारत की जनता और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इसका निर्माण किया है। संप्रभुता की बातें पूछा जाता है कि क्या है संप्रभुता, तो आप कहेंगे कि सर आंतरिक और बाह्य शक्तियों से मुक्त होना ही संप्रभुता है। ठीक है, हमें हमारी नीति को, हमारी विदेश नीति को या हमारी किसी भी नीति को कोई भी बल प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है ना। समाजवाद का पूछा जाए कि समाजवाद का अर्थ क्या है, आप कहोगे कि सर देखो, जो देश के संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या भौतिक रिसोर्सेज हैं, इनका प्रयोग आप कहाँ करेंगे, तो आप कहेंगे जनहित में प्रयोग करेंगे। फिर और क्या है, तो आप कहेंगे सर हम धन के केंद्रीकरण को नहीं होने देंगे। ठीक है, और शेष चीज़ें हमने आपको बता रखा है। बच्चों आज इतना ही है। विशिंग यू ऑल लक।